अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑन फोटो रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। C2 साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा जिसे हम फास्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। सो इसी ग्लाइकोलेट की वजह से हम इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं या फिर ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन होगी, इस वजह से हम इसे ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर एटीपी की जनरेशन नहीं होगी, और जब एटीपी की जनरेशन नहीं होगी तो ये प्रोसेस वेस्टफुल प्रोसेस होगा। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। सो ये नॉर्मली एक ऐसा प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायर करते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। बट ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कुछ कंडीशंस में हो जाते हैं और उस कंडीशंस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, इसलिए हम इसे फोटो रेस्पिरेशन कह रहे हैं। बट ये कुछ कंडीशंस होंगी, उस कंडीशंस के अंदर ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ ये प्रोसेस हर वक्त नहीं होता। और ये कंडीशंस कौन सी हैं? ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई डेज एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन कैन लीड टू डेथ ऑफ प्लांट्स। जब बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई डेज हो जाते हैं तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपने स्टोमेटा के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स लॉस करते हैं, और इसी वाटर के लॉस होने की वजह से प्लांट्स के अंदर डेथ हो सकती है। सो इसी डेथ से बचने के लिए और ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो प्लांट्स अपने स्टोमेटा इस वजह से क्लोज कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो और वाटर का लॉस ना हो और प्लांट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्वाइव कर सकें। सो प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के क्लोज होने से कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होगी, और जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। और कौन सा प्रोसेस होगा? फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। और ये कौन से प्लांट्स में होते हैं? ये C3 प्लांट्स में होते हैं। C3 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर केल्विन साइकिल होता है, और केल्विन साइकिल को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। केम प्लांट्स और C4 प्लांट्स के अंदर एडॉप्टेशंस हो गई हैं और उनके अंदर एक अलग सा प्रोसेस होता है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट आज के प्रोसेस में हम C3 प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन C3 प्लांट्स के अंदर ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस किस तरह होगी वो अभी हम इस लेक्चर से डिस्कस करेंगे। राइस, व्हीट और बार्ले और इसी किस्म के जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम C3 प्लांट्स कहते हैं। C3 प्लांट्स 3 ऑर्गेनल्स के अंदर होंगे। पहला ऑर्गेनल जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, सेकंड पेरोक्सिसोम और थर्ड ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और केल्विन साइकिल रन होता है। ये नॉर्मली कंडीशन है C3 साइकिल की, जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं, C3 प्लांट्स के अंदर केल्विन साइकिल। बट रुबिस्को की ड्यूल नेचर है, रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंडीशन में रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन को राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और फॉस्फोग्लाइकोलेट की सिंथेसिस होती है और फास्फोग्लाइसरेट। यही फास्फोग्लाइसरेट जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है वो रिकवर हो जाता है केल्विन साइकिल के लिए, और बाकी 1 कार्बन जो है वो रिलीज़ आउट हो जाता है। फास्फोग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट होते हैं, यानी हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन होते हैं। 2 × 2 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन जनरेट होते हैं, और 4 कार्बन में से 3 कार्बन को रिकवर कर दिया जाता है और बाकी 1 कार्बन जो है वो लॉस हो जाता है। तो 75% कार्बन जो है वो रिकवर हो जाता है और बाकी 25% जो है वो लॉस हो जाता है। सो ये प्रोसेस किस तरह से होता है वो डिटेल से आज हम डिस्कस करेंगे। सो ऑक्सीजन जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे और फास्फोग्लाइकोलेट की सिंथेसिस होगी। यही फास्फोग्लाइकोलेट का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो ग्लाइसरेट होगा, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है जिसकी वजह से केल्विन साइकिल रन करेगा।
और ये प्रोसेस किस तरह से होगा, ये फास्फोग्लाइकोलेट के अंदर से 2 फॉस्फेट आयंस रिलीज़ हो जाएंगे और ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा। ये अभी भी 2 कार्बन वाला कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 4 कार्बन अभी भी प्रेजेंट हैं। ग्लाइकोलेट डिफ्यूज़ इन करेंगे पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइकोलेट की ऑक्सीडेशन होगी इनटू ग्लाइऑक्सिलेट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलेट हैं, यानी कि 4 कार्बन इनके अंदर हैं और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस करेंगे, जिसको कैटलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये तो एक साइड रिएक्शन है, बट जो मेन टॉपिक है इसका ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 × 2 यानी कि 4 कार्बन अभी भी प्रेजेंट है और ये 4 कार्बन वाले ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर अमीनो ग्रुप की एडिशन होगी, जिसकी वजह से अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी। अमीनो एसिड यानी कि ग्लाइसिन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन यहाँ पर बनेंगे, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन है, 2 × 2 यानी कि 4 कार्बन अभी भी प्रेजेंट है। तो यही ग्लाइसिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होंगे और इस ग्लाइसिन के अंदर से अमोनिया गैस रिलीज़ हो जाएंगे। जब अमोनिया गैस रिलीज़ होंगे तो यही अमोनिया के अंदर से जो हाइड्रोजन होगा वो NAD में ऐड होगा और NAD से NADH+H बनेगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और इस ग्लाइसिन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 2 × 2 यानी कि 4 कार्बन वाला ग्लाइसिन जो है, इस ग्लाइसिन के अंदर से 1 कार्बन लॉस हो जाएगा, यानी कि 3 कार्बन रह जाएंगे। तो 4 कार्बन थे, 4 में से 1 कार्बन रिलीज़ हो गया, लॉस हो गया, तो 3 कार्बन वाला सिराइन एक अमीनो एसिड बन गया। तो यही 3 कार्बन वाला सिराइन जो है वो दोबारा से पेरोक्सिसोम के अंदर इंटर होंगे और यही सिराइन के अंदर से अमीनो ग्रुप यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा और यही अमीनो ग्रुप जो है वो बाद में ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर एडिशन होगी और फिर अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी। यही साइकिल चलता रहेगा, अमीनो ग्रुप यहाँ से रिलीज़ होगा और यही अमीनो ग्रुप जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर इंटर होकर ग्लाइसिन की सिंथेसिस करेंगे। ये सिराइन जो है वो ग्लाइसरेट में कन्वर्ट होंगे। यही सेम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरेट है जिसके अंदर 3 कार्बन है और ग्लाइसरेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर जाएंगे। यही 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरेट यानी कि 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो है ATP से एक फॉस्फेट आयन को गेन करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ATP कहाँ से आए। ये ATP जो है वो लाइट रिएक्शन से आए हैं और इसके अंदर से एक फॉस्फेट आयन जो है वो ग्लाइसरेट के अंदर ऐड होगा, जिसकी वजह से ये ग्लाइसरेट 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फिर 3-फास्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस तरह से केल्विन साइकिल रन करेगा। तो यहाँ पर 75 कार्बन जो है वो कवर अप हो गया है केल्विन साइकिल के लिए, बाकी 25% कार्बन की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तौर पे यहाँ पर रिलीज आउट हो गई है। फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यही हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है। इस प्रोसेस को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट हैं जो कि फास्फोग्लाइकोलेट बनाएंगे और एंड प्रोडक्ट इनका फास्फोग्लाइसरेट है। ये फास्फोग्लाइसरेट किस तरह से बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट जो है वो यहाँ पर 2 फॉस्फेट आयन को रिलीज़ कर देंगे और 4 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बनेगा। यही ग्लाइकोलेट डिफ्यूजन होगा पेरोक्सिसोम के अंदर, ग्लाइऑक्सिलेट की सिंथेसिस होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और फिर अमीनो ग्रुप की एडिशन होगी और ग्लाइसिन बनेगा। ये अमीनो एसिड है। यही ग्लाइसिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद ये ग्लाइसिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे और बाकी 3 कार्बन वाला सिराइन मॉलिक्यूल बन जाएगा। यही सिराइन दोबारा से पेरोक्सिसोम में जाएंगे और यहाँ से अमीनो ग्रुप यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा और यही अमीनो ग्रुप जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट में ऐड होकर दोबारा से अमीनो एसिड बनाएगा। यही सिराइन जो है वो ग्लाइसरेट की सिंथेसिस करेंगे और यही ग्लाइसरेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इंटर होंगे। यही ग्लाइसरेट जो है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जो कि दोबारा से केल्विन साइकिल के अंदर इंटर होंगे और केल्विन साइकिल इस तरह से चलता रहेगा।
सो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रुबिस्को के साथ नॉर्मली कंडीशन में रिएक्ट करते हैं, बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होंगे। 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर लॉस हो जाएगा और 75% कार्बन जो है वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ फास्फोग्लाइसरेट, जो कि केल्विन साइकिल का पार्ट बन जाएगा। और बाकी ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो जाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट बनेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरेट की सिंथेसिस होगी यहाँ पर। सो होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।